हेलो एस्पायरेंट्स, चलिए आज का शो चालू करते हैं। डीएनए आज का पहला न्यूज है। रिसेंटली हमून साइक्लोन ऑकर हुआ है बे ऑफ बंगाल में। आपको ये याद रखना है। कल हमने एक साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम साइक्लोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि हिट करेगा वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो हमून साइक्लोन है इसका नामकरण किसने किया? ईरान ने। कल हमने एक और साइक्लोन पढ़ा था जिसका नाम था साइक्लोन तेज। इसका नामकरण किया था इंडिया ने। याद रखिएगा, तेज ने पहले, ये आज अपडेट कर लीजिए, यमन और ओमान को हिट कर चुका है। अब ये किसकी ओर बढ़ रहा है? इंडिया की ओर। और कहां आने वाला है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में। अब ईरान के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ईरान का कैपिटल है तेहरान, करेंसी है टोमान, और इनके जो प्रेसिडेंट है ये इंपॉर्टेंट है, मिस्टर इब्राहिम। ठीक है, ये आपको कुल मिला के इतनी चीजें याद रखनी है। कल हमने साइक्लोन के बारे में और भी चीजें देखी थी कि साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक है साइक्लोन, एक है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। चलिए साइक्लोन की बात कर लेते हैं। साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे आते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे आते हैं? क्लॉकवाइज। आपको ये याद रखना है, ये आपकी एग्जाम का पार्ट बनता है। चलिए एक काम करते हैं, आज का नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज है प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B अभी ये न्यूज में चल रहा है। ये क्या करने वाला है? टोटल 4 वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने वाला है। ये आपको याद रखना है। अब रिसेंट में ये न्यूज में क्यों चल रहा है? 4 वर्ल्ड क्लास जो मिसाइल ये बनाने वाला था, इसमें से 3 बना चुका है। पहली वर्ल्ड क्लास मिसाइल का नाम है विशाखापट्टनम। इसके बाद इन्होंने सेकंड जो मिसाइल बनाई थी प्रोजेक्ट 15B के अंदर, मुर्मुगांव। और तीसरी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहां पर थर्ड इन्होंने जो इसी के अंडर में बनाया था उसका नाम था इंफाल। ये अभी रिसेंट में बनी है, ये थर्ड है। और अभी चौथी जो बनाना बाकी रहेगा उसका नाम होगा सूरत। तो आपको ये प्रोजेक्ट 15B याद रखना है। प्रोजेक्ट 15B किसका है? तो याद रखिएगा ये इंडियन नेवी का है। एक और चीज आपको याद रखना है, ये 15B में B का मतलब क्या है? ब्रावो। ठीक है। प्रोजेक्ट हमने कल 75 भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास हम क्या बनाने वाले थे? शिप्स। एक और चीज आपको याद रखना है, इंडियन नेवी की अगर मैं बात कर रहा हूं, इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में की गई थी, 5 सितंबर। आपको ये याद रखना, इंडियन नेवी की स्थापना कब की गई थी। और इंडियन नेवी डे हमेशा कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। इंडियन नेवी के अभी चीफ कौन है? आर हरि कुमार। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। रीजन क्या है? 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये आपके लिए आज याद रखिए, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट को सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया था 1971 बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। IRCTC इनके नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। इनके नए चेयरमैन का नाम है संजय कुमार जैन। मेरे ख्याल से IRCTC का फुल फॉर्म सब जानते होंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपको ये याद रखना है। अब बात कर रहे हैं IRCTC, इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आप इंडियन रेलवेज में
सफर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट्स, या अगर आप ट्रेन में बैठ के ऑनलाइन खाना मंगाना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी का ऐप है। कुल मिला के आईआरसीटीसी का काम क्या होता है? इंडियन रेलवेज को मेंटेन करना, वहां पर सारे फूड्स को और ऑनलाइन जो भी टिकट है। आप याद रखिएगा आईआरसीटीसी की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999। इनके चेयरमैन अभी कौन है? संजय कुमार जैन। रिसेंट में रेलवे की एक और न्यूज चल रही थी, न्यूज में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। रेलवे बोर्ड की अभी रिसेंट की न्यूज है, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन। फर्स्ट फीमेल चेयरमैन कौन है? मिस जया वर्मा। आप ये याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? चलिए एक नए पेज में रेलवे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 अप्रैल 1853 में इंडिया की पहली ट्रेन चली थी। यह कहां से कहां तक चली थी? ठाणे तक चली थी। टोटल 34 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस था। और पहली जो ट्रेन था उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। अब इस ट्रेन का आज एक नया फैक्ट बता रहा हूं, सब लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था। इस ट्रेन में 3 इंजन थे, 3 लोकोमोटिव्स थे। अब इन शुरुआत के 3 जो लोकोमोटिव्स थे उनका नाम क्या था? साहिब, सिंध और एक और मोमेडियन, सुल्तान। ये आपको याद रखना है। इस ट्रेन के शुरुआत के जो 3 इंजन्स थे उनका नाम मैंने बता दिया है, साहिब, सिंध और सुल्तान। पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 में चली। पहली दुनिया की कौन सी कंट्री है जहां पर ट्रेन चलाई गई थी? इंग्लैंड। कब चलाई गई थी? 1828 में। ठीक है, ये आपको तथ्य कुछ याद रखने हैं। इंडिया का पहला अगर आपको पूछा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम बताओ, विक्टोरिया टर्मिनस। ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। इसका अभी नया नाम क्या है? CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी मुंबई। इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन। आपको यह भी याद रखना है, अगर आपको एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लार्जेस्ट जंक्शन कौन सा है, तो यह आपको याद रखना है, मथुरा जंक्शन। आपको यह भूलना नहीं है। रेलवे से रिलेटेड हमने बहुत ज्यादा फैक्ट्स अभी तक देख लिए हैं। अगर आपको यह पूछा जाए कि रेलवेज का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो आपको वो भी याद रखना है, चेनाब ब्रिज। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जो 359 मीटर्स हाइट पर लोकेटेड है। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। चलिए इनके बारे में एक और चीज देख लेते हैं फिलहाल रेलवेज के बारे में। रेलवे का पहला जो टाइम टेबल है उसको डिजाइन किया था मिस्टर जॉर्ज ने। ये एक एग्जाम का प्रश्न इस बार बना था, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। रेलवे का फर्स्ट टाइम टेबल फर्स्ट टाइम डिजाइन किसने किया था? मिस्टर जॉर्ज। ये आज मैंने एक नया फैक्ट लाया था, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज है आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन। आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 कौन जीता? उन्नति। तो आपको ये याद रखना है, इस बार आबू धाबी मास्टर्स कौन जीता? इनका पूरा नाम मैं बताना चाहूंगा, उन्नति हुडा। ठीक है, इन्होंने यहां क्या किया? गोल्ड मारा है। एक और चीज आपको याद रखना है, अभी रिसेंट में एशियन गेम्स हुआ था। अब मैं एशियन गेम्स की बात करूंगा, कहां हुआ था? चाइना। इसमें जेवेलिन थ्रो में अन्नू, ये आपको याद रखना है, इनका भी पूरा नाम मैं बताना चाहूंगा,
अन्नू रानी, इन्होंने गोल्ड मारा। अन्नू रानी, आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एशियन गेम्स जो कि चाइना में होस्ट किए गए थे 2023 में, जेवेलिन थ्रो में इंडिया की तरफ से कौन सी महिला ने गोल्ड मारा है? तो आपको उस समय ये याद रखना पड़ेगा कि अन्नू रानी, या प्रश्न उल्टे तरीके से पूछ लिया जाता है, अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है, डिस्कस थ्रो से संबंधित है, स्प्रिंटर है, या आपको पूछ लिया जाएगा कि हॉकी प्लेयर है? तो आपको यह भी याद रखना है कि जेवेलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मारा है, तो वो जेवेलिन प्लेयर है। एक और चीज, जेवेलिन डे हर साल हमारे भारत में 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अगस्त को ही गोल्ड मारा था नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स 2020 जो कि जापान में कराए गए थे, ठीक है। अब आपको एक और चीज याद रखनी है, रिसेंट में सेकेंड टाइम स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को लगातार ये दूसरा साल है जब इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसा करने वाली पूरे भारत की ये पहली महिला हो गई। आज तक किसी भी महिला को लगातार 2 साल तक ये अवार्ड नहीं दिया गया था। तो आप ये वुमेन्स जो न्यूज में चल रही है आपको याद रखना है। एक और चीज, इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। और याद रखिएगा ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा करने वाली ये भी पहली महिला बन गई। आज तक इंडियन ओलंपिक कमेटी का एक भी महिला चेयरमैन नहीं बनी थी। तो आपको ये वुमेन्स जो भी अभी न्यूज में चल रही है मैंने सब बता दिया है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं कि क्या है। एक मैंने अपडेट लाया है, कल मैंने बताया था स्नो लेपर्ड डे। स्नो लेपर्ड डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23 अक्टूबर को, ठीक है। कल हमने क्या देखा था? बिश्केक डिक्लेरेशन जिसको साइन किया था टोटल 12 कंट्रीज ने। बस आपको आज ये एक अपडेट देना चाहूंगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कि ये बिश्केक जो डिक्लेरेशन था ये साइन किया गया था 23 अक्टूबर 2013 में। मैंने कल इसे 2014 बता दिया था, वो 2013 है। कि बिश्केक डिक्लेरेशन कब साइन किया गया था? 2013 में। बिश्केक डिक्लेरेशन क्या है? बिश्केक डिक्लेरेशन ये एक ऐसा डिक्लेरेशन है कि जहां पर 12 देश लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जो स्नो लेपर्ड है जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, और स्नो लेपर्ड केवल 12 देशों में ही पाए जाते हैं, और वो 12 देशों ने मिलकर ये किया कि हमको ये स्नो लेपर्ड को कंजर्व करना पड़ेगा। इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का उन्होंने क्या किया? निर्धारित किया कि हम उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। ये 12 कंट्रीज में मैं कुछ कंट्रीज बता देता हूं जो आपको याद रखना चाहिए। 6 कंट्रीज तो बहुत आसान है, बताऊं कैसे? इंडिया की टोटल नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? 7 नेबरिंग कंट्रीज है जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। 7 कंट्री में केवल 2 कंट्री छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश और म्यांमार, तो इसके अलावा आप देखो यहां से क्या होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान। ये है इंडिया के 5 नेबरिंग कंट्रीज जिसके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, भूटान और नेपाल को छोड़ के। अब इसके अलावा एक इंडिया, तो 12 में से ये 6 कंट्री तो हो गई जिसने क्या? ये बिश्केक डिक्लेरेशन को साइन किया है। इसके अलावा 6 कंट्रीज अगर आप खुद याद रखना चाहते हो तो ठीक है, मंगोलिया, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये टोटल 12 कंट्रीज है, यहीं पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। कल मैंने एक और चीज बताई थी, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च हुआ था 2009 में। स्नो लेपर्ड डे इंटरनेशनल कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। डिक्लेरेशन साइन हुआ 2013 में, फर्स्ट टाइम बनाया गया 2014 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च हुआ 2009 में। एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च हुआ था? 1975। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। आप ये कुछ प्रोजेक्ट्स के ईयर लिख लीजिएगा, हो सकता है आपकी एग्जाम में मैच द पेयर के लिए पूछ लिया जाए। और एक और प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट हंगुल, यहीं लिख देता हूं, प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल मैं बताना चाहूंगा 2010 में लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट पता है हंगुल क्या होता है? कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग, एक तरह से ये हिरन जैसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम, आज की नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ने से पहले डेज की हम बात कर रहे हैं, तो आज एक न्यूज ना, एक मैंने डे बहुत दिन से आपको बताया नहीं, वो रिसेंटली एग्जाम का भी पार्ट था, भूलिएगा मत। 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे। आपको ये याद रखना है, हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? मिस्टर सैक, ये जो आदमी है, इन्होंने दुनिया की पहली पोलियो वैक्सीन बनाई थी। और ये जो पोलियो की दुनिया की पहली इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, कब बनाई थी? 1955 में। इनका बर्थडे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। एक और चीज आपको भूलना नहीं है, पोलियो मुक्त भारत कब हुआ था? 2013। टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा? और मलेरिया? वेरी गुड, 2030। ये फैक्ट आपको पूरे याद रखने हैं। चलिए फिलहाल अभी आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दुर्गा भारत सम्मान, दुर्गा भारत सम्मान 2023 किसे दिया गया है? पंडित अजॉय चक्रबोर्ती। ये याद रखना, ये बंगाली सिंगर है, बंगाली ये सिंगर रह चुके हैं, इनको रिसेंटली ये सम्मान मिला है। चलिए अब अवार्ड की बात कर रहे हैं तो एक चीज याद कर लेते हैं, इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर, ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? आशा भोसले। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फर्स्ट टाइम 2022 को दिया गया था, ये उसका सेकंड एडिशन है, इस साल का आशा भोसले को मिला, तो फर्स्ट टाइम किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी। आपको ये याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी को फर्स्ट लता मंगेशकर दीनानाथ, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था। आज की चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक और वेस्ट बंगाल का सीवी आनंद बोस, ये जो है ना वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे, सीवी आनंद बोस, ये कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। आप भूलिएगा मत, हमने बहुत सारे गवर्नर डेली डिस्कस करते हैं जब भी मौका मिले। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर, इन्होंने ही पंडित अजॉय चक्रबोर्ती को यह सम्मान दिया था, ठीक है, दुर्गा भारत सम्मान। आज की नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। फिलहाल क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, इनके फर्स्ट टाइम कोई भी इसका सेक्रेटरी जनरल कोई इंडियन बना है, फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल, रिसेंट में फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल जिन्हें बनाया गया इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे, याद रखिएगा, ये पहले भारतीय है जिन्हें बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। अब न्यूज क्या होगी? पहले तो एक काम करते हैं, बिम्स्टेक का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। यहां पर मैं बैकग्राउंड कर देता हूं, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। हो सकता है पूछ लिया जाए, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, हर जगह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय को हेडक्वार्टर कहा जाता है, लेकिन बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है उसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है, सेक्रेटेरिएट। तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? ढाका। बिम्स्टेक में टोटल कितने कंट्रीज है? 7। कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स है। 1997 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। अब एक बात बताऊं, इनके मेंबर्स याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। बी से बांग्लादेश, बी से ही भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, टी से थाईलैंड।
अब बस बचा एक लौता है, वो है श्रीलंका। तो आपको इतने 7 के 7 मेंबर याद रखने हैं। आपको क्या पूछा जाएगा कि अगला सेक्रेटरी जनरल कौन बना है? इंद्र पांडे। ये इंद्र आपने लग नहीं रहा हमने कहीं सुना है? त्रिपुरा के गवर्नर, रिसेंट में त्रिपुरा के गवर्नर में हमने इंद्र करा था। तो आप एक काम करिए, अब इंद्र 2 जगह डाल दीजिए। बीमस्टेक का नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल इंद्र होने वाले हैं, मिस्टर इंद्र, और त्रिपुरा के अभी करंट गवर्नर कौन है? मिस्टर इंद्र। बीमस्टेक के बारे में मैंने सब बता दिया। वैसे बीमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बीमस्टेक का फुल फॉर्म है। बीमस्टेक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इतनी न्यूज आज की मोर देन इनफ होगी बीमस्टेक के लिए। और याद रखना ये न्यूज ऑफ द डे है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपके लिए। आज की नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। आज की नेक्स्ट न्यूज है, हार्वर्ड लॉ स्कूल में रिसेंटली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने रिसेंटली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है। किसे? भारत के 50वें CJI, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़। आप ये याद रखिएगा, मिस्टर DY चंद्रचूड़। ठीक है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया है? भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये 50वें, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने मिस्टर चंद्रचूड़ को रिसेंटली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 50वां दिया गया है। अब ये जो मिस्टर अपने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने अपना LLM जो कि 1983 में किया था, कहां से किया था? हार्वर्ड लॉ स्कूल से किया था। मे बी दैट इज द रीजन कि उनको अभी रिसेंट में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट के अभी 50वें चीफ जस्टिस कौन है? मिस्टर DY चंद्रचूड़। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़े से फैक्ट्स जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 28 January 1950। बट थोड़ा सा अगर और हम पीछे चले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अगर हम आजादी के पहले की बात की जाए ना, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्टैब्लिश हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहां हुआ करती थी? कोलकाता। ठीक है, उस टाइम इसे कलकत्ता कहा जाता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 28 जनवरी 1950। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? मिस्टर हीरालाल कानिया। हीरालाल कानिया। आपको पता है किसी एग्जाम में ना, ये जनरली होता तो नहीं है, लेकिन किसी एग्जाम में पूछा गया था भारत के सेकंड चीफ जस्टिस बताइए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसे प्रश्न आपको आते हैं। रिसेंट में पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है, मिस्टर पतंजलि। पतंजलि। अब आपको पता है पतंजलि एक पुरुष का नाम था जिन्होंने योगा की शुरुआत की गई थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए योगा के फाउंडर बताइए, तो आपको ये याद रखना है कि पतंजलि ने ही योगा को फाउंड किया था। लेकिन वो ये पतंजलि नहीं है, वो ऋषि पतंजलि, वो 6th और 7th सेंचुरी की बात है, बहुत एंशिएंट टाइम में उन्होंने किया था। अब बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में एक और चीज याद रखिएगा। एक काम करिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है? वो भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि इनकी मिनिमम एज, जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मिनिमम एज क्या होती है बनने की? नो लिमिट। वहां पर मिनिमम एज दी ही नहीं गई है, नो एज लिमिट, ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि रिटायरिंग एज क्या है? 65, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना रेजिग्नेशन, रिजाइन किसको देंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर पूछेंगे कि अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको देगा? प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जजेस को ओथ कौन देता है, यानी शपथ कौन देता है, तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट।
क्रिस्टल क्लियर रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ कौन देगा? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन देगा? प्रेसिडेंट। ये भी याद रखिएगा। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34। ये भी मत भूलिएगा। एक और चीज बताना चाहूंगा, मैंने अभी क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कब किया गया था? 28 जैन 1950। हो सकता है अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, किसी इंटरव्यू में आपसे यह पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आपको आंसर ना 28 जैन दे सकते हो, लेकिन वो हो सकता है थोड़ा सा घुमाए। अगर वो आपको घुमाता है कि नहीं आप गलत हो, तुरंत एक्सेप्ट करिएगा, ओके सर सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 26 जैन 1950, लेकिन इनॉग्रेशन हुआ था 28 जैन 1950। आज तक जब भी प्रश्न पूछा गया है कि स्टैब्लिश कब हुआ है, आंसर यही रहता है, इसलिए मैंने ये आंसर आपको बताया नहीं। बट इन केस इंटरव्यू में आपको कभी कहीं घुमाने की कोशिश की गई तो दोनों आंसर आपको पता होने चाहिए। स्टैब्लिश यहां हुआ था, इनॉग्रेट यहां हुआ। अब एक और चीज याद रखना है, चैम्बर ऑफ प्रिंस। आखिरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा मैं, बहुत ही फनी, बहुत ही ज्यादा ऐसे फनी फैक्ट नहीं हो सकता जस्ट, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि जब 28 जैन 1950 को सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, मैंने बोला कि स्टैब्लिश किया 26 जैन को, इनॉग्रेट हुआ 28 जैन को। आपको पता है इनॉग्रेल सेरेमनी कहां रखी गई थी? वो रखी गई थी चैम्बर ऑफ प्रिंस, या प्रिंस चैम्बर कर लीजिए, प्रिंस चैम्बर। कहां रखा गया था ये? पार्लियामेंट के प्रिंस के चैम्बर में, यहां पर ये इनॉग्यूरल पार्टी रखी गई थी 28 जैन। एक बात बताइए, चैम्बर ऑफ प्रिंस में इनॉग्यूरल पार्टी क्यों रखी गई? ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। कल आके मुझे बताना है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसकी इनॉग्यूरल पार्टी ये प्रिंस ऑफ चैम्बर या चैम्बर ऑफ प्रिंस, प्रिंस ऑफ चैम्बर नहीं, चैम्बर ऑफ प्रिंस में क्यों रखी गई थी, कल आपको आके मुझे बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, थोड़े से आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हो सकता है अभी रिसेंट में चीफ जस्टिस न्यूज में चल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। एक नया पेज ले लेता हूं, आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ लिया है कि कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, ये याद रखना है। आर्टिकल 124 के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 125 क्या है? सैलरी ऑफ द जजेस। आर्टिकल 126 क्या है? एक्टिंग जजेस या चीफ जस्टिस। आर्टिकल 127 क्या है? एड हॉक जजेस। और आर्टिकल 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए एक आखिरी मैं बताना चाहूंगा, आर्टिकल 147 क्या है? ये है इंटरप्रिटेशन। इतना इंटरप्रिटेशन, इतना आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आपके लिए हो सकता है कुछ नए शब्द यहां पर दिख रहे हैं, वो उसके बारे में बात जानकारी देख लेते हैं। यहां पर आपको 126 और 127 में मैं बताना चाहूंगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे कहा जाता है। हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार पड़ जाए और वो नौकरी पर अपने ना आ पाए और वो बेंच पे न बैठ पाए, तो उस टाइम पे थोड़े पीरियड के लिए जो वहां का सीनियर मोस्ट जज होगा, वो थोड़े टाइम के लिए वहां पर चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालेगा, जो भी उसका काम है वो करेगा, तब उसे क्या कहा जाता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस या एक्टिंग जज। समझ में आ रहा है? अब बात कर लेते हैं एड हॉक जजेस क्या है। बहुत ही रेयर इमरजेंसी केसेस पे मान लेते हैं कि हमको कुछ जजेस की, अभी मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? 34 टोटल जजेस सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 14 या 15 जजेस एक साथ एब्सेंट है और हमको उनकी जरूरत है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी के लिए हम जो जजेस को अपॉइंट करते हैं उन्हें एड हॉक जजेस कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। मैंने 124 से लेके 129 के बीच, आपको पता है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई भी डिसीजन देती है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है, सारे कागज पत्तर अपना मेंटेन करती है, उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वो कहां पर आता है? आर्टिकल 129 में। और ये भूलिएगा मत कि अपॉइंटमेंट जजेस हो या चीफ जस्टिस हो, वो आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। इतना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इनफ होगा, ठीक है।
और क्वालिफिकेशन ये आखिरी चीज है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल एज अ लॉयर, 10 इयर्स एज अ लॉयर आपको हाई कोर्ट में सर्व करना है। अगर ये नहीं हो पाता है तो मिनिमम हाई कोर्ट में 5 साल एज अ जज, 5 साल एज अ जज हाई कोर्ट में काम करना है। ये दो में से अगर आप एक भी फुलफिल करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस भी बता दिया था, हीरालाल कानिया। दूसरा कौन थे? मिस्टर पतंजलि। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? फातिमा बीबी। फर्स्ट फीमेल जज की बात कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट की, फातिमा बीबी। अच्छा एक और चीज ये भूलिएगा मत, ये कब बनी थी? 1959 में। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इतना मोर देन इनफ होगा आपके लिए। यहां पर चलिए, ये आपकी आज की पूरी न्यूज। एक आखिरी फैक्ट बताना चाहूंगा। स्नो लेपर्ड हमने 2 दिन से लगातार डिस्कस किए हैं। कब रहता है? 23 अक्टूबर। हो सकता है आपसे लेपर्ड डे पूछ लिया तो? स्नो लेपर्ड छोड़िए, लेपर्ड डे ये भूलिएगा मत। 3 मई, हर साल 3 मई को लेपर्ड डे मनाया जाता है। चलिए यहां पर आज की आपकी पूरी न्यूज खत्म होती है। कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।